नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचय भर्ती 2024 के लिए और राजस्थान जीके का ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं, जिसमें मैंने राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति व राजस्थान इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जिनकी आपकी पशु परिचय भर्ती के अंदर आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। दोस्तों जितने भी प्रश्न इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं वो सभी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों मैं प्रत्येक प्रश्न के साथ उनकी अतिरिक्त व्याख्या भी करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका सपना है पशु परिचर बनना तो आप इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल पर आपको और लगभग 25 मॉडल टेस्ट पेपर आपको करवाए गए हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें मैंने पशुपालन, सामान्य विज्ञान में राजस्थान जीके के और लेटेस्ट प्रश्नों को शामिल किया है। वहीं दोस्तों मैंने पशुपालन, सामान्य विज्ञान एवं राजस्थान जी के और इंडियन करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके भी वीडियो इस चैनल पर और हाल ही में अपलोड किए हैं। तो इस वीडियो के बाद में आप उन्हें भी देख सकते हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, सुरक्षित वन क्षेत्र। दोस्तों राजस्थान के अंदर और 50% से अधिक वन क्षेत्र, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक जिस वन क्षेत्र हमें देखने को मिलता है वो है सुरक्षित अथवा रक्षित वन। दोस्तों इनकी जो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के कुल वनों के क्षेत्रफल का लगभग और 56% क्षेत्र पर हमें सुरक्षित वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम सुरक्षित वन क्षेत्रों की बात करें तो यह वह वन क्षेत्र होते हैं जहां पर शिकार करना, लकड़ी काटना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों राजस्थान के अंदर और नवीनतम और वन सर्वेक्षण की बात करें तो इसके अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्रों की बात करें 32,864 किलोमीटर कुल वन क्षेत्र है, जो कि लगभग 9.6% कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का है। दोस्तों अगर राजस्थान में नवीनतम वन रिपोर्ट की बात करें तो 2019 के अंदर 17वीं वन रिपोर्ट आई थी, जिसके आंकड़े 2021 में जारी किए गए थे। तो इसके अनुसार और राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र की अगर बात करें तो वो सुरक्षित वनों का क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, खुशबूदार घास खस कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए, यानी कि भरतपुर और अलवर के अंदर हमें जो खुशबूदार घास खस होती है वो हमें पाई जाती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इस घास की बात करें तो इस घास का जो प्रमुख गुण है दोस्तों यह एक औषधीय घास है, जिसका प्रयोग और औषधि के रूप में और एक खुशबूदार पौधे के रूप में भी किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, यानी कि सवाई माधोपुर जिले में और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है। अगर दोस्तों हम बीहड़ भूमि की बात करें तो यह वह उत्खात भूमि होती है दोस्तों जो कि उपजाऊ है, या जो चंबल नदी के आसपास का, चंबल नदी है, बनास नदी है, इनका जो प्रवाह क्षेत्र है उसके आसपास का जो भूभाग है वो दोस्तों इस भूभाग पर और जंगल पाए जाते हैं और असामाजिक गतिविधियों के लिए ये क्षेत्र और प्रसिद्ध रहा है। तो जो चंबल का आसपास का भूभाग है, जिसमें सवाई माधोपुर जिले, करौली जिले और धौलपुर जिले का जो क्षेत्र आता है उसे हम बीहड़ भूमि के नाम से जानते हैं, और इसकी सर्वाधिक जो हमें क्षेत्रफल है वो सवाई माधोपुर जिले के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम चंबल नदी की बात करें तो ये जान पावा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर के बीच और 241 किलोमीटर की सीमा बनाते हुए और राजस्थान के 6 जिलों में बहते हुए और यमुना नदी में मिल जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, श्रीगंगानगर। दोस्तों राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में और जो सूर्य की किरणें हैं उनका सर्वाधिक तिरछापन होता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में और सर्वाधिक जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी हमें और बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर ही और कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री
उत्तरी अक्षांश है वो गुजरती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों श्रीगंगानगर जिले में और सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी हमें दिखाई देती है, जबकि और सूर्य की सीधी किरणें हमें दोस्तों और बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी, यानी दोस्तों राजस्थान का लगभग 2/3 है, लगभग यानी कि 66% भूभाग पर और मरुस्थल पाया जाता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान के और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 61% भूभाग पर और थार रेगिस्तान पाया जाता है, जिसका विस्तार राजस्थान के और 12 जिलों में है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा और पशु परीक्षा एग्जाम की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जा रही है। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है दोस्तों वो इस प्रकार है। विकल्प ए दोहरों की गंगा, विकल्प बी राजस्थान की आत्मा, विकल्प सी राजस्थान की जीवनी और विकल्प डी राजस्थान की मरुगंगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी राजस्थान की मरुगंगा। दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है उसे हम राजस्थान की जीवन रेखा अथवा राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्तों हम इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो यह नहर और दोस्तों इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो 1958 के अंदर, यानी कि मार्च 1958 में, और भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के जो उस समय के और जो गृह मंत्री से थे श्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा की गई थी। और जबकि इसमें पानी छोड़ने की बात करें तो दोस्तों इसमें पानी छोड़ा गया था और 1961 के अंदर। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से हम जानते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, देश का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी राजस्थान। दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से और संपूर्ण भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो हमें राजस्थान देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किमी हमें राजस्थान का क्षेत्रफल देखने को मिलता है, जो कि संपूर्ण भारत के दोस्तों संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला और सबसे सशक्त कारक निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए मिट्टी की दशा। दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति के और जो वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है मिट्टी की दशा। यानी कि दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में और मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो हर जगह एक प्रकार की नहीं है, यानी कि हर स्थान पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में हमें और बलुई मृदा है जो कि रेतीली और जो लवणीय मृदा है वो देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों राजस्थान का जो दक्षिणी भूभाग है उस पर हमें काली मृदा देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों राजस्थान का जो बनास नदी है और जितनी भी और घग्गर नदी है, इनका जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर हमें और जो दोमट मिट्टी है वो देखने को मिलती है। तो मिट्टी की दशा होती है वो राजस्थान में और सर्वाधिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला विकल्प सी जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर जिले में और वार्षिक वर्षा के अंतर जो तापांतरण है और जो सर्वाधिक विषमता है वो हमें जैसलमेर जिले के अंदर देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम जैसलमेर जिले की बात करें तो इसमें जो औसतन वर्षा का जो मात्रा है वो लगभग 57 से और 58
सेमी हमें वर्षा यहाँ देखने को मिलती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अरावली पर्वतमाला पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी मक्का। दोस्तों अरावली पर्वतमाला का जो आसपास का क्षेत्र है उसमें प्रमुख रूप से और मक्का की जो खेती है वो की जाती है। अगर दोस्तों हम अरावली पर्वतमाला की बात करें तो भारत की यह सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जिसका विस्तार और गुजरात के पालनपुर से लेकर और दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक है। अगर दोस्तों हम कुल अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई 692 केमी हमें देखने को मिलती है, जिसमें से लगभग और 550 केमी हमें और राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए हाड़ौती। दोस्तों कोटा, झालावाड़ और बूंदी बारां का जो क्षेत्र है उसे हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से और प्राचीन काल से ही हमें और हाड़ा जो चौहान थे उनका शासन देखने को मिलता है और इसमें प्रमुख रूप से हाड़ौती बोली जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा की मात्रा है वो भी इसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौहान सूर्यवंशी थे इस बात की लेख में बताई गई है, अर्थात दोस्तों कौन सा अभिलेख है जिसके अंदर हमें यह पता चलता है कि जो चौहान थे वो सूर्यवंशी थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी हरिकेली नाटक। दोस्तों हरिकेली नाटक के अंदर हमें और यह देखने को मिलता है कि जो चौहान वंश था वो और सूर्यवंशी वंश था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम हरिकेली नाटक की बात करें तो इसकी रचना और चौहान वंश के प्रसिद्ध शासक और बिग्रहराज चतुर्थ द्वारा की गई थी और इन्हीं के द्वारा और अजमेर के अंदर और एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया, जो कि बाद में और मोहम्मद बिन तुगलक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तोड़कर उसे और 2.5 दिन के झोपड़ा में परिवर्तित कर दिया गया था। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि हरिकेली नाटक के अंदर हमें और चौहानों के सूर्यवंशी होने की जानकारी मिलती है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प डी, यानी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था उस समय रणथंभौर के जो शासक थे वो और राणा हम्बीर देव थे, जो कि चौहान वंश के एक प्रतापी शासक हुआ करते थे। अगर दोस्तों हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने और राजस्थान के में रणथंभौर है उस पर और 1301 के अंदर विजय प्राप्त की थी। वहीं अगर दोस्तों हम्बीर की बात करें तो हम्बीर का जो शासनकाल था वो था 1282 से और 1301 तक। और दोस्तों 1301 में ही और राजस्थान का पहला जौहर हम्बीर देव की पत्नी रंगा देवी द्वारा और रणथंभौर के अंदर और किया गया था। वो राजस्थान का एकमात्र सबसे पहला जल जौहर भी था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प डी सुदर्शनगढ़। दोस्तों जो नाहरगढ़ है उसे हम सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते थे। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम सुदर्शनगढ़ की बात करें तो यह भगवान और जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके जो मुकुट जैसा दिखाई देता था, इसलिए इसे हम सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों इसके निर्माण की बात करें तो इसकी निर्माण और 1734 के अंदर कछवा शासक और जय सिंह के द्वारा किया गया था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा
अगला प्रश्न है वो है धूसर क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए दोस्तों, धूसर क्रांति और सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। अगर दोस्तों हम सीमेंट उत्पादन की बात करें तो इस क्रांति की शुरुआत राजस्थान में 2002 से मानी जाती है। और दोस्तों राजस्थान के अंदर अगर पहले सीमेंट कारखाने की बात करें तो लाखेरी बूंदी में और 1915 के अंदर वो पहला सीमेंट कारखाना लगाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अलवर का इलाके के क्षेत्र को प्रचलित नाम क्या था। दोस्तों प्राचीन काल में जो अलवर का क्षेत्र था उसे किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प वी यानी साल्व प्रदेश। दोस्तों प्राचीन काल में और अलवर के क्षेत्र को हम साल प्रदेश के नाम से जानते हैं, जो कि एक बाद में और मत्स्य जो जनपद था उसका भी एक भाग रहा था। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों गिरवा की बात करें तो यह उदयपुर का आसपास का क्षेत्र है। भाई अगर दोस्तों हम बागड़ की बात करें तो जो सेकावाटी क्षेत्र है उसे हम बांगड़ के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है 17वें नंबर का वो है मुगल काल में जिला क्या कहलाता था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी सरकार। दोस्तों प्राचीन काल में और जो जिला होता था यानी मुगल काल के अंदर उसे हम सरकार के नाम से जानते थे। वहीं अगर दोस्तों हम मुगल काल की शासन व्यवस्था की बात करें तो उस समय और जो प्रशासनिक व्यवस्था में और जो सूबा होता था वो प्रांत होता था। दोस्तों प्रांत को और सूबे के नाम से जानते थे। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाए यानी मुगल काल के अंदर और जो जिला होता था उसे हम सरकार कहते थे। तो दोस्तों इसका जो अगला प्रश्न है आज का वो है चौहानों का मूल स्थान किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसके जो विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी सपाद लक्ष्य। दोस्तों चौहानों का जो मूल स्थान है वो सपाद लक्ष्य को माना जाता है। अगर दोस्तों हम सपाद लक्ष्य की बात करें तो वर्तमान में इसे सावर कहा जाता है, यानी कि जो प्राचीन काल में सावर का जो आसपास का क्षेत्र था वो चौहानों का शासनकाल इस क्षेत्र में हुआ करता था। अगर दोस्तों हम चौहानों की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो जो वर्तमान में नागौर है, जिसे प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था, वो उनकी राजधानी हुआ करती थी। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी और 1191। दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच और तराइन का प्रथम युद्ध और 1191 ईस्वी में हुआ था। अगर दोस्तों हम इस युद्ध की बात करें तो इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी, जबकि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था यानी कि जो सेकंड तराइन का युद्ध हुआ था उसमें और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में सांचौर का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी सत्यपुरम। दोस्तों सत्यपुरम यानी कि जो वर्तमान में सांचौर है उसे प्राचीन काल में सत्यपुरम के नाम से जानते थे। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम आलौर की बात करें तो जो जालौर क्षेत्र है उसे हम आलौर क्षेत्र कहते थे, जबकि बैराट है उसे विराट के नाम से जाना जाता था, जबकि कोठी जो धौलपुर का क्षेत्र है दोस्तों, जो धौलपुर है उसे और कोठी कहा जाता था। तो दोस्तों विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सांचौर को और सत्यपुरम के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है जो कि आर्ट एंड कल्चर से अब से शुरू होता है। तो दोस्तों आर्ट और कल्चर का पहला प्रश्न है वो है गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ लगता है। तो इसके जो विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए हनुमानगढ़। दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील के अंदर और गोगा मेड़ी के प्रसिद्ध पशु मेले का आयोजन किया जाता है। अगर दोस्तों हम नौहर तहसील हनुमानगढ़ की बात करें तो जो गोगा जी थे उनका यहाँ पर समाधि स्थल है। उसी समाधि स्थल पर हमें और भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर और श्रावण पूर्णिमा से लेकर और भाद्रपद एकादशी के बीच में और हमें ये गोगा मेड़ी पशु मेला देखने को मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है शाकंभरी माता का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी सीकर। दोस्तों सीकर के अंदर और शाकंभरी माता का मेले का आयोजन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है चैत्र शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला सेवड़िया पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी जालौर। दोस्तों प्रतिवर्ष जालौर के अंदर और चैत्र शुक्ल एकादशी को और सेवड़िया पशु मेले का आयोजन किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गौतम ऋषि महादेव मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी सिरोही। दोस्तों प्रतिवर्ष गौतम ऋषि महादेव मेला हमें सिरोही जिले के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इस मेले की गौतम ऋषि की बात करें तो इन्हें भूया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान के रोनेचा के मेले की क्या विशेषताएं जो कि सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी सांप्रदायिक सद्भाव। दोस्तों जो रोनीचा के अंदर और बाबा रामदेव जी का भाद्रपद माह के अंदर जो मेला आयोजित किया जाता है उसका प्रमुख जो एक समाज के लिए जो संदेश देने का जो प्रमुख कार्य है इस मेले के अंदर वो किया जाता है सांप्रदायिक सद्भावना। दोस्तों इस मेले के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग और बाबा के मेले में और बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि और बाबा रामदेव ने और उनके जो जीवन काल के अंदर और हमेशा सामाजिक सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कार्य किया था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में किस आदिवासी जाति के लोग मेले में अपना साथी चुनते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प भी सहरिया। दोस्तों जो सहरिया जनजाति के लोग होते हैं उनके द्वारा और जो मेला आयोजित किया जाता है उसमें अपना साथी ये चुन लेते हैं। अगर दोस्तों हम सहरिया जनजाति की बात करें तो प्रमुख रूप से और हमें 12 जिले के जो केलवाड़ा तहसील है और जो भी राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भूभाग है उसके अंदर ये प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। अगर दोस्तों हम संपूर्ण भारत की बात करें तो यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती है। तो विकल्प वी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और सीताबाद दोस्तों जो सीता माता का जो मेला बढ़ता है दोस्तों वो सहरियाओं का और कुंभ के नाम से जानते हैं, जिसका आयोजन और 12 जिले के केलावाड़ा के अंदर किया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम अन्य जनजातियों की बात करें तो जो डामोर जनजाति है वो प्रमुख रूप से हमें डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के अंदर देखने को मिलती है। भील जनजाति भी हमें और दक्षिणी राजस्थान उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों गरासिया जनजाति हमें दक्षिण पश्चिमी राजस्थान यानी कि सिरोही, जालौर जिले के अंदर देखने को मिलती है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है फाल्गुन शिवरात्रि का और आयोजन बड़े स्तर पर सिवाड़ में होता है, यह राजस्थान के किस जिले में होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो सिवाड़ का प्रसिद्ध मेला है वो राजस्थान के और किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी सवाई माधोपुर। दोस्तों सवाई माधोपुर में और महाशिवरात्रि के अवसर पर और घुसमेश्वर महादेव जी के मेले का आयोजन किया जाता है जो कि सिवाड़ के अंदर स्थित है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किस त्योहार को काली गाय या काले तिल का दान किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला विकल्प है सठतिला एकादशी। दोस्तों सठतिला एकादशी को और काले तिलों का दान किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी जसवंत पशु मेला। दोस्तों जसवंत पशु मेले का प्रतिवर्ष और मार्गशीर्ष माह के अंदर और भरतपुर के अंदर आयोजन किया जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में तीज त्योहारों का मनाया जाता है, यानी दोस्तों तीज का त्यौहार है वो राजस्थान में कम मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प श्रावण शुक्ल तृतीया। दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया को राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है जो कि
जयपुर जिले की जो तीज है वो संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है, जिसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान के जयपुर के अंदर इसकी एक विशाल सवारी भी निकाली जाती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, जो कि कई एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, जिनकी आपकी पशु परिचर भर्ती के अंदर आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्लीज़ इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा और हमेशा आपके सरकारी नौकरी के सपने को सच करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।